हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ख़त्म करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है यूरोप में कैसे पनपी, उसी का पूरा हमको बैकग्राउंड इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले पेज पे एक फिगर बना हुआ है एक बुक में, जो कि फ्रेडरिक सोरियो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है। इसमें उसने 4 सीरीज़ ऑफ प्रिंट बनाए हैं। उन चारों सीरीज़ ऑफ प्रिंट में क्या चीज़ किसको सिंबलाइज कर रही है, किसको डिपिक्ट कर रही है, यही समझना है हमें इसके बारे में। तो फ्रेंच आर्टिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने कितने सीरीज़ ऑफ प्रिंट बनाए हैं? 4 सीरीज़ ऑफ प्रिंट बनाए हैं। वो इन प्रिंट के माध्यम से आपको वर्ल्ड को दिखलाना चाहते हैं कि वर्ल्ड कैसा हो चुका है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बन चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने पहले फिगर में ये बतलाया है कि द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मतलब अमेरिका और यूरोप के लोग एक साथ चल रहे हैं और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं। इसके साथ जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसमें यदि हम ध्यान दें, लास्ट ईयर में 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी को सिंबलाइज करने के लिए एक फीमेल फिगर का यूज़ किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी को पर्सोनिफाई कैसे किया था, मेल फिगर में या फीमेल फिगर में? तो फीमेल फिगर में पर्सोनिफिकेशन किया गया था उसका। उसके बाद अभी जो फिगर बना हुआ है ये, इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये। इसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। मतलब एक हाथ में डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों के अधिकारों के बारे में लिखा हुआ, और एक हाथ में है टॉर्च यानी मशाल लिए हुए जो रोशनी दे रही है पूरे देश को या पूरे विश्व को। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हाथ में 2 चीज़ें लिए हुए है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो क्या क्या हैं? तो एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। इसके आगे एक साथ में एक और चीज़, यहाँ पर ये जो बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, दीज आर द रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसी संस्थाएं, ऐसी बॉडीज़ जिन पे कोई रोक टोक नहीं होती है। जैसे मोनार्की। मोनार्की इज़ अ टाइप ऑफ अ सिस्टम जिसमें राजा की जो मर्जी होती है वो वैसा ही करता है, उस पर कोई इफ एंड बट का रूल नहीं लगता है। तो ये सारे जो रिमेन्स पड़े हुए हैं ये ऐसे ही एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन्स हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है और जो पुराने सिस्टम है मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ये सब ध्वस्त होके नीचे पड़े हुए। इसके बाद है इसमें एक और वर्ड आया है यूटोपियन या यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब ये होता है कि आइडियल वर्ल्ड जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो यूटोपिया का मतलब होता है ऐसा वर्ल्ड जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होने को देखे, इतना ज़्यादा आइडियल हो जाए कि प्रैक्टिकली उसको आप कहीं देख नहीं पाओ। तो जो फ्रेडरिक सोरियो है उसने अपनी प्रिंट में ऐसे ही वर्ल्ड की इमेजिनेशन करी है। अब इस जो मार्च को कौन सी कंट्रीज़ लीड कर रही हैं? इस मार्च को जो ये चल रहा है फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट में, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड इस मार्च को लीड कर रहे हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे चल रहे हैं फ्रांस। फ्रांस के बाद में है, फ्रांस को पहचानने के लिए इस फिगर में देखोगे तो ट्राई कलर जो होल्ड करके रखे हुए हैं ये है फ्रांस के सिटीजन्स, ये ट्राई कलर। और
गोल्डन रेड और ब्लैक कलर में जो चल रहे हैं ये है जर्मनी, फ्रांस के बाद में। ओके, उसके बाद क्या है, एक सेकंड, इसके बाद में हाँ जर्मनी के बाद में चल रहे हैं और सारे कई देश हैं, जैसे कि पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसले, लोम्बार्डी, पोलैंड, ये सारे देश के लोग भी इस मार्च के पीछे चल रहे हैं। तो ये इतने देश नहीं पूछेंगे, बट हाँ यूएसए और स्विट्ज़रलैंड का याद रखना है कि ये लीड कर रहे हैं। उसके बाद चल रहा है फ्रांस के सिटीजनशिप, उसके बाद चल रहे हैं जर्मनी के लोग, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक और यहाँ पे सिंबलाइज करने वाली चीज़ दी गई है कि जो ऊपर से इस फिगर को, जो नीचे मार्च चल रहा है ऊपर से, क्राइस्ट इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्राइस्ट देख रहे हैं। तो क्राइस्ट के साथ कई और देवता इस सीन को देख रहे हैं, नीचे धरती पे जो मार्च चल रहा है। तो ये जो क्राइस्ट और अलग अलग देवता इस चीज़ को जो देख रहे हैं, ये सिंबलाइज कर रहा है फ्रेटर्निटी अमोंग द नेशंस, अलग अलग देशों के बीच में जो भाईचारा है उसको ये सिंबलाइज कर रहा है, ये वाला सीन। नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें जो चीज़ है, दो वर्ड आपको याद रखने, इसमें आएगा एक मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट क्या है, और एक है अपना नेशन स्टेट। इन दोनों के बारे में समझना है। मॉडर्न स्टेट जो अभी का सिस्टम चल रहा है अलग अलग देशों में, चाहे इंडिया में हो, मॉडर्न स्टेट में होता है, बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन मॉडर्न स्टेट की है। मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। मॉडर्न स्टेट में पहले तो एक क्लियर टेरिटरी होगी, मतलब फिक्स बाउंड्री में सोवरेन कंट्रोल होगा। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, भाई अपने देश के लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उस टेरिटरी के अंदर उन्हीं देश के लोगों के डिसीजंस चलेंगे, कोई दूसरा देश डिसीजन नहीं लेगा उनके लिए, मॉडर्न स्टेट के अंदर। और साथ में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगा जो उस कंट्री के लिए डिसीजन लेगा, सोवरेनिटी होगी, साथ में एक सेंट्रल पावर विल टेक डिसीजन फॉर देयर टेरिटरी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। इसके बाद नेशन स्टेट का क्या है, नेशन स्टेट थोड़ा डिफरेंट है इससे। नेशन स्टेट में होता है, हाँ नेशन स्टेट में होगा, नेशन स्टेट वॉज वन in which the majority of its citizens, and not only the rulers, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. नेशन स्टेट में ना कि सिर्फ रूलर, बल्कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक साझा पहचान होनी चाहिए उनके बीच में, उनकी हिस्ट्री सेम होनी चाहिए, उनका डिसेंट वंश सेम होना चाहिए, डिसेंसी सेम होनी चाहिए उनकी। ये सब जब कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री से जो एक बाउंड्री में लोग रहेंगे, सो जो ग्रुप बनेगा पॉपुलेशन का, वो कहलाया जाएगा फिर नेशन स्टेट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। साथ में ये भी बोला गया नेशन स्टेट खुद नहीं बनेगा, नेशन स्टेट को वहाँ के लीडर्स ऐसे काम करेंगे कि नेशन स्टेट बने। नेशन स्टेट बनने के लिए आपको वहाँ के लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि फिर यूरोप में देखने को मिलेगा लेटर ऑन द 19th सेंचुरी। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे एक वर्ड है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मीनिंग ये होता है कि कभी भी किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग यदि जनता को यस या नो में पूछा जाए कि आपको ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, पॉलिसी आपको यस और नो में जवाब देना है कि इम्प्लीमेंट की जाए कि नहीं, तो आपका जो वोट जाएगा यस और नो में, यही प्लेबिसाइट कहलाया जाता है। ये लिया जाता है किसी मेजर
पॉलिसी या मेजर डिसीजन के लिए जनता के अकॉर्डिंग यदि डिसीजन लेना है तो उसके लिए प्लेबिसाइट कराया जाता है। अगले पेज पर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी, क्या क्या ऐसे काम हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और वहाँ से एक नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हो रही है पूरे यूरोप में, और साथ में नेशन का आइडिया भी कैसे डेवलप होगा ये देखना है। सबसे पहले तो यही फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 9th क्लास में थी, पूरा कंप्लीट चैप्टर है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी। और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था पहले। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मोनार्की थी फ्रांस में, और मोनार्की से कौन सा सिस्टम आ गया था, फिर मोनार्की से आ गया था फ्रेंच सिटीजन्स ने मिलके बना ली थी नेशनल असेंबली। फ्रेंच सिटीजन्स ने क्या बनाई थी, नेशनल असेंबली बना ली थी। मतलब मोनार्की से ट्रांसफ़र हो गया नेशनल असेंबली, ठीक है। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बोलते थे, ठीक। आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फिर फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें ऐसे क्या क्या काम किए गए थे जिससे लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी या सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस उनमें आ गई, मतलब एक आपसी साझापन उनमें आ गया। ऐसे क्या क्या काम किए थे, कॉमन आइडेंटिटी बोल दो, उसी को कलेक्टिव आइडेंटिटी बोल दो, कि ऐसे क्या काम करे फ्रांस में कि उनमें कलेक्टिव या कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई। तो इसको लाइन वाइज ध्यान से याद ही रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और छोटे छोटे पॉइंट्स भी बन के आ सकते हैं। पहला काम जो हुआ था कि फ्रांस में द आइडिया ऑफ ले पैट्रे एंड ले सिटोइन। ले पैट्रे का मतलब फादरलैंड और ले सिटोइन का मतलब होता है सिटीजन्स। ले पैट्रे में मतलब ये है कि फ्रांस के लोग अब फ्रांस को फादरलैंड के रूप में जानने लगे। ताकि सब लोग फादरलैंड के रूप में जाने तो एक कलेक्टिव सेंस उनमें डेवलप होगा। साथ में जो पहले लॉर्ड या मिस वगैरह जैसे भी टाइटल चलते थे, इन सब को हटा दिया गया और एक टाइटल चला कि भाई सब लोग यहाँ के फ्रांस के सिटीजन कहलाए जाएंगे, सिटोइन। जो भी रहेगा फ्रांस में सब लोग सिटीजन हैं, कोई अदर टाइटल नहीं होगा, ताकि सब में इक्वलिटी भी बन रही रहे और कलेक्टिव आइडेंटिटी भी डेवलप हो। तो पहला काम यही हुआ, ले पैट्रे और ले सिटोइन का आइडिया वहाँ पे लाया गया। दूसरा काम क्या हो रहा है वहाँ पे, दूसरा काम हो रहा है एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ट्राई कलर वाला, और पहले का जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा दिया गया। ये काम किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है द एस्टेट जनरल। हाँ, जो एस्टेट जनरल थी अभी बतलाया कि उसका नाम क्या हो गया था, नेशनल असेंबली रख दिया था। पहले जो एस्टेट जनरल जिस नाम से जानी जा रही थी उसको अब बदल के क्या नाम से जानने लगे लोग, उसको अब नेशनल असेंबली के नाम से जानने लगे। तो 3 काम अभी हो गए हैं। 3 काम क्या हो गए, ले पैट्रे, ले सिटोइन एक टर्म लाया गया। उसके बाद फ्रेंच फ्लैग बदल के ट्राई कलर का कर दिया गया। तीसरा नेशनल असेंबली, जो एस्टेट जनरल जो इलेक्टेड बॉडी होती थी उसका नाम अब उन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया है। इसके बाद 3 पॉइंट के बाद 4th पॉइंट था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब ये है कि सारे देश में यूनिफॉर्म लॉ हो जाएंगे। यूनिफॉर्म लॉ, एक से लॉ रहेंगे तो सभी पर एक से लॉ भी लागू किए जाएंगे। तो यूनिफॉर्म लॉ कर दिए गए, सभी सिटीजन पे एक सा लॉ अप्लाई किया जाएगा विद इन अ टेरिटरी। इसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो नापने और तौलने के लिए जो भी मेजरमेंट चलता था उनको यूनिफॉर्म कर दिया गया, पूरे देश में एक सा कर दिया गया। मतलब अलग अलग सिस्टम नहीं रहेगा कि एक स्टेट में हो तो अलग तरीके से वहाँ यूनिट चल रही हैं, दूसरे स्टेट में गए तो दूसरे तरीके से यूनिट वहाँ पे मेजरमेंट चल रहा है। जब एक ही यूनिट हो जाएंगी तो सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होगी 2 चीज़ों से। एक तो सेंट्रल
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू किया गया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसमें क्या करेगा, कानून यूनिफॉर्म बने, मतलब सारे देश के जो सिटीजन हैं फ्रांस के लोग, उनको सेम कानून उन पे इम्प्लीमेंट करेगा। इसके बाद यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो किया गया कि वैसे तो कई भाषाएं बोलते थे, लोकल डायलेक्ट होती थी फ्रांस में, लेकिन फ्रांस में बाद में जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको प्रायोरिटी दी गई ताकि सभी में एक ही भाषा बोली जाए, तो सभी में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी इससे भी डेवलप हो। तो इतने सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं फ्रांस में लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए, ताकि वो सभी लोग एक ही चीज़ से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। जब लोग अपने आप को एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तब उनमें एक नेशन की फीलिंग आएगी और फिर फ्रांस एज अ नेशन डेवलप होगा। इसके बाद है द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट, यहाँ से चल रहा है ये, the revolutionary further declared that it was the mission and destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism। जो रेवोल्यूशनरी अब वहाँ पे काम कर रहे हैं फ्रांस में, उनका एक काम है कि भाई जो फ्रांस के लोगों का अकेला ये कर्तव्य नहीं था कि अपने फ्रांस में तुमने जो सिस्टम ले आए बस यहीं पे रुक गए, नहीं, फ्रांस में जो सिस्टम लाए हो अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि पूरे यूरोप में ऐसा सिस्टम आए। पूरे यूरोप में जो मोनार्की है, जो ऑटोक्रेसी है, मतलब जो निरंकुश राजतंत्र फैला हुआ है, इसको डेस्पोटिक का मतलब होता है भाई कि मन मर्जी करने वाला। मन मर्जी तो राजा ही करता है, ऑटोक्रेटिक रूलर करते हैं, डिक्टेटर करते हैं। ये जितने भी सारे सिस्टम यूरोप में फैले हुए हैं, अब ये फ्रांस के लोगों की ड्यूटी है कि यूरोप से ऐसे सारे सिस्टम को हटा दिया जाए और जो सिस्टम फ्रांस में लाया गया है वही सिस्टम पूरे यूरोप में आना चाहिए। ये उनकी आइडियोलॉजी रही। इसके बाद बोला गया नेक्स्ट है स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन टू सेटिंग अप जैकोबियन क्लब। तो दो क्लब बने थे, जेरोंदिस्ट क्लब बना था, जैकोबियन क्लब बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। जैकोबियन क्लब का नाम जैकोबियन क्यों पड़ा था, क्योंकि ये सेंट जैकब चर्च के पास में अपनी मीटिंग्स करते थे। तो स्टूडेंट्स क्लब्स बनाने लगेंगे और उसके लिए कैंपेनिंग करने लगेंगे। साथ में क्या होगा, जो दूसरे देशों में जब रिवॉल्यूशनरी वॉर होंगे, मतलब फ्रांस की रिवॉल्यूशन को देख के आसपास के देशों में भी लोग जब आवाज़ उठाएंगे ऐसी रिवॉल्यूशन होंगी, तो फ्रांस के जो लोग जाएंगे वहाँ पर हेल्प करने के लिए दूसरे देशों में, वहाँ पे ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को लेके जाएंगे, राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेके जाएंगे। इस तरीके से फ्रांस ने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को फैलाने में मदद करी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। तो इस वाले पेज में सिर्फ इतना ही था। पहला तो ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो पावर ट्रांसफ़र था वो मोनार्की से नेशनल असेंबली को हो गया, जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती थी। उसके बाद फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय में ऐसे कई मेजर लिए गए जिससे लोगों में वहाँ पर एक साझी आइडेंटिटी, मतलब एक प्रकार की पहचान उनमें बन पाए। तो पहला उनमें क्या किया गया था, पहला पॉइंट, और वो लोग फ्रांस को फादरलैंड के नाम से जानने लगे, साथ में सभी लोगों को सिटीजन के नाम से बोला जाने लगा। एक और जो पॉइंट किया था कि फ्रांस का जो फ्लैग था वो ट्राई कलर कर दिया गया था। उसके साथ एस्टेट जनरल जो कि चुनी हुई बॉडी होती थी उसका नाम बदल के उन लोगों ने नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये सब काम किए जा रहे हैं ताकि उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो पाए। अगला पॉइंट क्या किया गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू किया गया। उसमें क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक से कानून बनाए गए, एक से कानून सारे लोगों पे लागू किए जाएंगे। एक और पॉइंट क्या किया गया, जो वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो यूनिफॉर्म कर दिया गया।
हर जगह एक से तरीके से मेज़रमेंट किया जाएगा पूरे फ्रांस में। इसके बाद फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई, ताकि सभी लोग एक कॉमन लैंग्वेज से जुड़ पाएँ। साथ में फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई वो ये मानते थे फ्रांस की रिवॉल्यूशन में कि जो चीज़ उन्होंने फ्रांस में की है उनकी ड्यूटी है कि इसी चीज़ को हमें पूरे यूरोप में फैलाना है ताकि वहाँ से डेस्पोटिक रूलर्स को हटाया जा सके। इस मैप को भी देख लेना। इस मैप में देखो यहाँ पे कई कंट्रीज़ का आइडिया हो जाता है। ये है फ्रांस, अभी ये ऑस्ट्रिया बार बार आएगा, ये है ऑस्ट्रियन एम्पायर। इसके बाद ये सब बढ़ आए थे अभी, किंगडम ऑफ टू सिसलीज, ये सारे जो मार्च में चल रहे थे ये सब वही है। इसके बाद यहाँ है प्रूसिया, इसका भी आगे जिक्र होगा अभी। नेक्स्ट हुआ क्या, अब फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुई उसके एंड में आ गया था नेपोलियन। नेपोलियन ने वहाँ पे क्या काम किए, नेपोलियन क्या लेके आया, कौन से सिस्टम उसने अडॉप्ट किए, उसको अब हमें समझना है। नेपोलियन ने कई रिफॉर्म्स किए थे और उसने कई रूल बनाए थे, एक टाइप से समझ लो, जिसको उसने सिविल कोड 1804 भी बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं नेपोलियन कोड। इसमें उसने क्या किया था ये समझना है, बट उसके जाने से पहले एक वर्ड याद रखना कि नेपोलियन ने फ्रांस में क्या किया था, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, जिस चीज़ के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक और फ्रीडम और लिबर्टी, ये सारे पॉइंट्स के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। और ये सब उसने लौटा के फिर से नेपोलियन ने कहाँ ला के खड़ा कर दिया था, फिर से उसने डेमोक्रेसी ख़त्म करके किंगशिप वाला नियर टू मोनार्की ही ला दिया था उसने, ये समझ लो। लेकिन उसने उसके अलावा कुछ अच्छे काम भी किए हैं और उसको नेपोलियन कोड में उसने लिखा है, तो नेपोलियन कोड्स में पढ़ना उसने क्या क्या अच्छे काम किए। पहला तो उसने नेपोलियन कोड में जो पहला पॉइंट है वो ये है, डिड अवे विद दी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन दी बर्थ। उसने जितने भी पहले प्रिविलेजेस जो विशेष अधिकार मिल रहे थे लोगों को बर्थ के साथ में, कि भाई आप पर्टिकुलर क्लास में आप पैदा हो रहे हो तो आपको ये विशेष अधिकार हैं, सब उसने ख़त्म कर दिया। पहला पॉइंट यही किया। और इक्वलिटी ले आया सोसाइटी में। साथ में उसने ये काम किया, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है कि भाई लोग अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं, ये उसने बरकरार रखा, इसको ख़त्म नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो उसने काम किया है, अबोलिश दी फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम, सामंती सिस्टम में ये होता था कि इनके पास ज़्यादातर ज़मीन होती थी, मतलब गांव में ही समझ लो, और ये किसानों पर क्या करते थे, फिर किसानों को ट्रांसफ़र करके उनसे अपने काम करवाते थे। तो एक टाइप से ये नियर टू एलिट क्लास है सामंती जो सिस्टम है। और ये डिसेंट के हिसाब से चलते थे, मतलब वंश के हिसाब से। यदि मान लो किसी के फादर इस सिस्टम में सबसे बड़े हेड हैं तो उनका फिर आगे सक्सेसर उनका लड़का बनेगा। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा था फ्यूडल सिस्टम, इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम एंड द मैनोरियल ड्यूज। अगला काम किया, जो किसान थे, पीजेंट मतलब किसान जो दास, सर्फडम मतलब होता है दास, जो किसान को दास बना के काम करवाया जाता था, वो वाला सिस्टम उसने ख़त्म कर दिया। और पुराने जो भी ड्यूज थे उसके किसानों के, उन सब को ख़त्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, इन दी टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। जो भी व्यापार करने से संबंधित रिस्ट्रिक्शन थे टाउन में वो सब ख़त्म कर दिए गए। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। और ट्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने अच्छा किया। इकट्ठा भी समराइज़ कर लेंगे सारे पॉइंट्स को जो जो वो कर रहा है। इस पिक्चर को भी समझना है क्या हुआ। नेक्स्ट उसने जो काम किया वो है यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी।
यूनिफॉर्म लॉज बनाए सारे देश के लिए, एक से लॉ, सब पे एक से कानून लागू होंगे। इसके साथ वेट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, मतलब एक सा वेट सिस्टम और मेजरमेंट का सिस्टम कर दिया, और करेंसी भी पूरे देश की एक कर दी गई। ये वो यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहा है ताकि लोग यूनाइटेड रहें, ये उसका अच्छा काम है। अगला देखो, जो कि इसमें ये उसके काम नहीं है, बट इस पैराग्राफ में ये है इसमें कि जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने आसपास की रीजन को कॉन्कर करना चालू कर दिया, मतलब वहाँ पे जो मोनार्की थी उसको हटाकर वो खुद वहाँ पर या तो किंग बनता था या अपने अपने सपोर्ट का वहाँ पर किंग इस्टेब्लिश कर देता था। तो शुरुआत में तो क्या हुआ, जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में वो गया इनिशियली, तो जैसे ब्रुसेल्स हो गया, मेंज हो गया, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पे शुरुआत में फ्रेंच आर्मीज जो कि जाती थी वहाँ के किंग को हरा दी थी, तो वहाँ पे शुरुआत में वेलकम किया गया। इनको बोलते थे वेलकम्ड एज दी हार्बिंगर्स ऑफ दी लिबर्टी। ऐसा माना जाता था कि ये स्वतंत्रता लाने वाले दूत हैं फ्रेंच आर्मी। लेकिन लेटर ऑन जब जनता को वहाँ पे ये लगने लगा ये कोई अलग लोग नहीं है, ये भी उन्हीं के मतलब भाई टाइप ही हैं जो जिनको इन्होंने हटाया है। अब ये भी वही काम कर रहे हैं जो पहले वाले लोग कर रहे थे, तो फिर उतना वेलकम नहीं हुआ नेपोलियन की आर्मी का। और बस इस वाले पैराग्राफ में ये बतलाया गया है कि पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म कर दी गई। ज़रूर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए उन जगह पे जाके, सिस्टम अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, बट जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए थी दूसरे देश वालों को वो उनकी कर्ब हो गई, वो नहीं मिल पाई। बस इस पैराग्राफ में इसमें इतना ही है। हाँ, तो जो नेपोलियन के काम थे वो समझ लो एक बार फिर से जल्दी से। नेपोलियन के कोड में नेपोलियन ने क्या क्या किया। पहला पॉइंट, नेपोलियन ने जो जन्म से आधारित मतलब विशेष अधिकार प्रिविलेजेस मिल रहे थे लोगों को वो ख़त्म कर दिए, इक्वलिटी ला दी सोसाइटी में। राइट टू प्रॉपर्टी को उसने सिक्योर करके रखा। उसने अगला फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया। उसने पीजेंट्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया। उसके बाद उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट, उसने एक कॉमन नेशनल करेंसी चलाई। उसने यूनिफॉर्म लॉ बनाए। उसने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को एडॉप्ट किया। ये सब उसके नेपोलियन कोड में काम आप लिख सकते हो, दिया आता है व्हाट इज़ नेपोलियन कोड, डिफाइन करो उसको, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। अच्छा, ये पेंटिंग जो है, इस पेंटिंग के बारे में बतलाना है। इस पेंटिंग में हो क्या रहा है। इस पेंटिंग में कुछ हो नहीं रहा। ये फ्रेंच की अभी बतलाया था, फ्रेंच आर्मी जर्मनी में जा रही है, और ये जो ब्लू कलर में है ये फ्रेंच आर्मी के लोग हैं, ब्लू टी शर्ट में जो कोट में पहने हुए हैं। और यहाँ पर एक कार्ट जा रही है, उसको रोक के फ्रेंच आर्मी के लोग उसको हैरेस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक प्लेक लगी हुई है तख्ती टाइप की, उसमें सार्कास्टिकली ये चीज़ लिखी हुई है, ये वाली चीज़ यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ब्लैक, ये द फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब फ्रांस को मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से जानते थे, तो वो बतला रहा है कि देखो किस तरीके से मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी को जो कैरी करके लोग आए फ्रांस के लोग, वो किस तरीके से हमसे फ्रीडम और इक्वलिटी छीन रहे हैं, कैसे हमको हैरेस कर रहे हैं। ये डिपिक्ट किया है, बनाया है जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर ने ये पिक्चर को। ये पिक्चर से भी क्वेश्चन आता है ये वाला। इस पिक्चर में ये डिपिक्ट किया है, ये एक्चुअली नेपोलियन लौट रहा है, नेपोलियन हार गया। एक सेकेंड, हाँ, नेपोलियन यहाँ पे क्या हुआ है, नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ लेपजिग इन 1813। जब वो हार गया 1813 में युद्ध में, तो वो लौट रहा है और हर एक अपने पीछे उसके एक बैग है जिसमें से लेटर गिर रहे हैं, तो हर एक गिरता हुआ लेटर बतला रहा है उसने कौन कौन सी टेरिटरी लॉस्ट की हैं।
इसमें से आ सकता है ऐसे नेपोलियन का डायग्राम बना हुआ, तो क्वेश्चन ये आ सकता है इसमें कि जो लेटर गिर रहे हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। तो जो लेटर गिर रहे हैं वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं नेपोलियन ने 1813 की बैटल जो हारी लेपिजिक की, उसमें जो टेरिटरी उसने लॉस करी, उन टेरिटरीज़ को ये सिम्बलाइज़ कर रहे हैं सारे पिक्चर्स। ये था फर्स्ट सब चैप्टर। सेकेंड सब चैप्टर है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको